हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आज यहाँ पे हमारा जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसका लास्ट टॉपिक है और ये क्या है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक पे हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, यानी उसके यौगिक के बारे में। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब हम कार्बन की बात यहाँ पे मतलब करें या फिर उसके यौगिक की बात करें, उसके कंपाउंड की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि कार्बन क्या है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह से है। तो ये तो हमको पता है कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बन जो होता है ये बेसिस ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो कार्बन होता है, जैसे हम लोग जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसमें ग्लूकोज है, फैट है, ये सब, तो उन सब चीज़ों में कार्बन है। हमारे एक एक बाल में कार्बन है, मतलब हम पूरा ये हम बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी फॉर्मेशन ही कार्बन से हुआ है। तो ये क्या हो गया, कार्बन क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो कार्बन होता है ये हमारे नेचर में टू स्टेट में पाया जा सकता है, एक तो फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। यानी इन नेचर कार्बन अकर इन टू स्टेट। जो कार्बन होता है वो हमारे नेचर में दो स्टेट में पाया जा सकता है, या तो फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। जब ये फ्री स्टेट में रहेगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा, जैसे हमारा डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, कोल हो गया। तो ये सब क्या होता है, इन सब में जो हमारा कार्बन है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। और फिर जब ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो यहाँ पे इसके जो है थ्री स्टेट हो सकते हैं, या तो ये सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। अगर ये सॉलिड होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हो सकता है। अगर हमारा जो कार्बन है वो लिक्विड स्टेट में होगा तब क्या होगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो सकता है। अगर ये गैसेस स्टेट में होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इस तरह से ये हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कार्बन होता है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन पाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कार्बन मतलब इतना कम मात्रा, और यहाँ पे उसके यौगिक की बात करेंगे तो यस फ्रेंड्स, हमारा कार्बन हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसे है, जैसे हम बोलते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कुछ इस तरह से हमारा कार्बन भी है। इसका जो मतलब जो अमाउंट है ये बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये तहलका मचा के रखा है हमारा जो कार्बन है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, हम ये कार्बन के नाम पे पूरा एक मतलब इसका ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ वो पूरा ही कार्बन पे बेस है, मतलब कार्बन पे बेस्ड है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हम कार्बन की पोजीशन जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 है, यहाँ पे हमारा कार्बन पाया जाता है। और पीरियड कौन सा होता है, सेकेंड। इसका ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे, कार्बन का 12 होता है। तो ये सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। और ये भी हमको पता है कार्बन हमारा नॉन मेटल है, मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसको हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2,4। अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 4 होती है। तो वैलेंसी से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, मतलब जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, या तो गेनिंग होता है यानी वो इलेक्ट्रॉन लेता है, या फिर रिलीज करता है यानी देता है, या फिर शेयर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कार्बन होता है यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये गेन भी नहीं कर सकता है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जैसे इसके पास 4 है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अपने मतलब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास तो 4 है, या तो ये 4 दे दे या फिर 4 ले ले। लेकिन फ्रेंड्स, ये ना तो 4 देता है ना ही 4 लेता है, यानी ना ये गेन करता है ना ही ये रिलीज करता है। तो ये अगर गेन करेगा तो देखिए ना ये गेन करता है ना ही ये रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये फ्रेंड जो हमारा कार्बन होता है ये शेयरिंग करता है। हमारा कार्बन क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, ये ना तो गेन करता है और ना ही रिलीज करता है, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से आता है बॉन्डिंग, यानी जो हमारे कार्बन के बीच में मतलब ये कैसी बॉन्डिंग करता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से आता है कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारा कार्बन होता है ये एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक बेस होता है, यानी उसके बेसिस को फॉर्म करने के लिए हमारा कार्बन जो है यूज होता है।
एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज, यानी और यहाँ पे हम जो भी मतलब कई सारी ऐसे थिंग्स है, कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हम यूज करते हैं, वो सभी किससे फॉर्म्ड होते हैं? कार्बन से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन की दो प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे टेट्रावैलेंसी, एक आता है यहाँ पे कैटिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पे टेट्रावैलेंसी क्या है और कैटिनेशन क्या है। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, यानी जो हमारी कार्बन होती है उसमें वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो और भी अदर एलिमेंट से जो है वो जुड़ सके। और सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, यानी यहाँ पे या तो वो कार्बन से ही जुड़ जाए या फिर उसके स्थान पे कोई और भी मतलब 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट यहाँ से आके उससे अटैच हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या अटैच हो सकते हैं? या तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब। तो ये सब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कार्बन से वो अटैच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसके पास जैसे इस तरह से है, वैलेंसी इसकी कितनी है? 4। तो यहाँ पे इस तरह से या तो आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए या फिर मतलब मान लीजिए यहाँ से Cl जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे मतलब कार्बन में ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है। और अब यहाँ पे कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैड द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा कार्बन होता है उसमें मतलब इस तरह से कार्बन से कार्बन को जुड़ जाने की एक इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, एक यूनिक एबिलिटी है इसकी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। यानी ये अपने अलग अलग एलिमेंट से ऐसे जुड़ता चला जाता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। और इस तरह से ये एक बहुत ही लंबा मतलब लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैटिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे भी मतलब ये कैटिनेशन में यहाँ पे जैसे अभी हम ग्रेफाइट पढ़ेंगे, डायमंड पढ़ेंगे, ये सब। तो अभी आप वहाँ पे देखना कार्बन किस तरह से मतलब यहाँ पे जुड़ता है। तो अभी के लिए यही याद रखिए, मतलब जो कार्बन से कार्बन इस तरह से जुड़ रहा, तो इस तरह से जो इसकी एबिलिटी है कार्बन से कार्बन के जुड़ने की, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कैटिनेशन। तो इसको आप याद रखिए। और जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। तो वैलेंसी इसकी 4 है, तो इसके वजह से मतलब इसकी वैलेंसी जो 4 है, इसकी वजह से इससे जो है 4 डिफरेंट एलिमेंट जुड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इस कैपेबिलिटी को टेट्रावैलेंसी। और कार्बन से कार्बन को जुड़ने की एबिलिटी क्या है? कैटिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा हमारे कार्बन में, वो या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा हमारा? एल्केन। अभी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ऐसे समझिए, जो यहाँ पे मतलब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा हमारा? एल्केन्स बनेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन्स बनेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइंस बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से जो है ये जुड़ते हैं तो ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हमारे H2 में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब देखिए जब हमारे मतलब O2 में जब हम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से साझा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है इसका। तो ये इस तरह से जो है हमारा जो मतलब N2 में हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब कैसे अलग अलग किसी भी मतलब किसी एलिमेंट में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा, किसी एलिमेंट में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा, किसी एलिमेंट में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है ये फॉर्म हो रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए ऐसे ही। तो चलिए अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप हमारे NCERT को उठा के देखेंगे तो उसमें एक कटिंग दी हुई है ऐसे मोर टू नो, तो उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे आता है व्हाट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ग्रेफाइट और फुलेरिन, डायमंड ये सब है, ये हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म, यानी जब एक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करता है इन अ सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट। मतलब उसका जो है फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम होगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का उसको हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोप।
तो कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, लॉस्डेलेट होता है, यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब होता है। तो यहाँ पे हमको डिस्कस क्या क्या करना है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो एक बार इसको देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, तो ये है हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखेंगे ये कार्बन है, ये इस तरह से 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है। किसी भी कार्बन को उठा के देखेंगे वो 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है। तो अभी यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की, तो इसमें क्या क्या होता है, यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमारा डायमंड होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। 1 कार्बन एटम अटैच टू 4 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट कार्बन से क्या होता है, यहाँ पे अटैच होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3। यहाँ पे जितने भी कार्बन होते हैं उनका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में लाइए, अपने इसको रिमेंबर करिए। देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और जब इस तरह से इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी फॉर्म होती है। तो फ्रेंड, डायमंड में आपको क्या क्या याद रखना है? ये 3D स्ट्रक्चर है। एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जितने भी कार्बन इसमें होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। और ये कैसी ज्योमेट्री फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डायमंड होता है, हार्डेस्ट नोन नेचुरल मिनरल, यानी जो हमारे मतलब नेचुरल मिनरल्स है उसमें से सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है? डायमंड। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यानी अगर ये पुअर कंडक्टर है तो क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगर डेंसिटी हाई है तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी हाई है तो इसको बॉयल कर पाना या फिर मेल्ट कर पाना इतना ईजी नहीं होगा, यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज हम देखते हैं, तो यूज में क्या देखते हैं, जो हमारा डायमंड है कहाँ पे यूज होता है? इन ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी में यूज हो सकता है। इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हीट स्प्रेडर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जितने भी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें जो है हीट स्प्रेडर की तरह यूज होता है। टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी इन ऑडियो इक्विपमेंट, यानी जितने भी ऑडियो इक्विपमेंट होते हैं तो उनके साउंड को, मतलब साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारा डायमंड यूज होता है। डायमंड डस्ट यूज इन ब्यूटी प्रोडक्ट, और ये मतलब कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो देखिए, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है? हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्ड होता है। प्लेनर इन नेचर, और कैसा होता है? प्लेनर इन नेचर होता है। कार्बन एटम ज्वाइन टू 3 अदर एटम, इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो 3 अदर मतलब कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इस तरह से जुड़े रहेंगे। और हमारे डायमंड में एक कार्बन जो है डिफरेंट 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? फ्लैट हेक्सागोनल रिंग, यानी जो ग्रेफाइट होता है वो फ्लैट यानी चपटा हेक्सागोनल रिंग जो है फॉर्म करता है। तो एक बार इसका फिगर देखिए। देखिए ये है हमारा जो है ग्रेफाइट। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन है, तो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। ये कार्बन इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। तो ये क्या है? ये यहाँ पे मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये कुछ लेयर जैसे ऐसे फॉर्म करते दिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मतलब लेयर जैसे हैं, लेयर्ड हैं। तो इसको भी आप याद रखना, ये मतलब एक लेयर की तरह फॉर्म करते हैं, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करते हैं। तो इसको आप याद रखना। अब हेक्सागोनल कैसे? ध्यान से देखिए, ऐसे है ना, ऐसे देखिए हेक्सागोनल दिख रहे हैं ना, तो यही यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है, ये हेक्सागोनल रिंग जो है फॉर्म करते हैं ऐसे, इस तरह से। देखिए ऐसे ये हेक्सागोनल फ्लैट रिंग यहाँ पे फॉर्म करते हैं।
तो इनकी प्रॉपर्टी को आप याद रखना। एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि हमारे डायमंड में क्या है, ये एक कार्बन है मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, लेकिन हमारे ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से जो हमारा ग्रेफाइट है उसकी प्रॉपर्टी देखिए। तो जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो हमारा डायमंड था वो क्या था, हार्डेस्ट था, लेकिन ये कैसा है, ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ब्लैक एंड ओपैक, और ये कैसा होता है, ब्लैक होता है और ओपैक होता है। अब इसका यहाँ पे यूज देख लीजिए। जो हमारा ग्रेफाइट है एज अ लुब्रिकेंट इन फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, यानी जो भी मतलब मशीनरी पार्ट होते हैं वो फास्टली मूव कर सके, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, यानी जो हम पेंसिल से लिखते हैं तो वहाँ पर भी वो ग्रेफाइट से ही बनता है। यूज्ड इन मेकिंग टिप ऑफ शटल्स, यानी शटल्स के टिप को भी बनाने में इसका यूज होता है। यूज्ड इन मेकिंग गार्फिन शीट्स, तो इसको भी याद रखना, ये गार्फिन शीट्स को भी बनाने में जो है फ्रेंड्स हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से इसको जो मतलब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है उसका यूज है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है फ्लोरीन, जो कि कार्बन का जो है अलग एलोट्रोप है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लोरीन क्या होता है, क्लोज्ड हॉलो रिंग्स होता है, यानी ये बंद खोखला रिंग है। प्योर कार्बन मॉलिक्यूल, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से। तो यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ इस तरह से। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, जो हमारा फ्लोरीन होता है इसमें 5 मेंबर्ड कार्बन एंड 6 मेंबर्ड कार्बन होते हैं, मतलब इसमें 5 मेंबर्ड कार्बन और 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होता है। और यहाँ पे टोटल 60 कार्बन होते हैं, 20 हेक्सागन होता है और 12 पेंटागन होता है। तो देखिए अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए कुछ इस तरह से ये है हमारा फ्लोरीन। तो आप फ्लोरीन को जब ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागन। ये देखिए ये भी क्या है, हेक्सागन। लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये यहाँ आया, ये यहाँ और ये फिर ये क्या है, ये है पेंटागन। तो फिर यहाँ पे यही हम पढ़े हैं कि जो हमारा फ्लोरीन होता है उसमें हेक्सागोनल रिंग भी होते हैं और यहाँ पे पेंटागोनल रिंग्स भी होते हैं। तो इसको आप जो है यहाँ पे ध्यान रखना इस तरह से। और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने होते हैं, टोटल 60 कार्बन होते हैं और पेंटागोनल रिंग कितने होते हैं, 12 रिंग होते हैं। तो इस तरह से इसको आप याद रख लेना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज इसका क्या होता है, यानी जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, एज अ लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी इसके स्फेरिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसको भी हम लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एज अ सुपर कंडक्टर व्हेन मिक्स विथ एल्कली मेटल, यानी जब हम इसको एल्कली मेटल के साथ में मिक्स कर देते हैं तो ये एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। वाटर सोलुबल डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लोरीन इनहिबिट द HIV फर्स्ट प्रोटीएज, यानी जो वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव होता है फ्लोरीन का वो क्या करता है, वो HIV फर्स्ट प्रोटीएज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रख लेना। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल इन कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी डायमंड और ग्रेफाइट की अपेक्षा ये क्या होता है, स्मॉल होता है। हार्डनेस इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी ये ग्रेफाइट से ज़्यादा और डायमंड से कम हार्ड होता है, दोनों के बीच में होता है। फाउंड इन डिस्क्रीट फॉर्म, और ये डिस्क्रीट फॉर्म में जो है पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा आता है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमारा कार्बन मतलब 2 स्टेट में पाया जाता है, एक तो फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे हमारा जैसे डायमंड ग्रेफाइट ये सब हो गए।
अगर वो कंबाइन स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, गैसेस फॉर्म हो गया, गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे पेट्रोल, केरोसिन ये सब हो गया, और यहाँ पे हमारा मतलब सॉलिड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब हो गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने आपको टेट्रावैलेंसी उसकी प्रॉपर्टी बताई, एक प्रॉपर्टी बताई कैटिनेशन। उसके बाद हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी जो है बार बार पूछी जाती है। मतलब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है और जो हमारा डायमंड है वो बैड कंडक्टर है, इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर फ्लोरीन में मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, उसमें 5 मेंबर रिंग कितना है, 6 मेंबर रिंग कितना है, कौन सा कार्बन किससे जुड़ा है, डायमंड में एक कार्बन पे मतलब कौन सा हिब्रिडाइजेशन होता है। तो आपसे कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ पे आता हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पे देखिए फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हमारे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके हमारे जो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी CH4 ऐसे हम देखते हैं ना। ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो फिर अब यहाँ पे हाइड्रो जो कार्बन होते हैं ये क्या होते हैं, एक होता है हमारा एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। जो एलिफैटिक होते हैं वो यहाँ पे होते हैं 3 टाइप्स के। एक हो सकता है हमारा सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड, एक हो सकता है यहाँ पे एलिसाइक्लिक। तो यहाँ पे जो है हमको डिस्कस करना है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में। तो इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जो हमारा सेचुरेटेड होता है उसमें हम किसको पढ़ते हैं, एल्कोन्स, एल्केन्स को, और अनसेचुरेटेड में डिस्कस करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले chemical compound in which one or more carbon atom attached covalently with atom of other element। यानी केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें हमारा मतलब एक या एक से अधिक कार्बन अटैच होते हैं कोवैलेंटली। ध्यान देना, कोवैलेंटली जो है, कोवैलेंटली यहाँ पे अटैच होते हैं अदर एटम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी अदर एलिमेंट में। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमारे कार्बन के साथ में जुड़ के कोई मतलब नया यहाँ पे मॉलिक्यूल वो फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एक आता हमारा वाइटल फोर्स थियरी। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था जे बर्जीलियस के द्वारा। तो यहाँ पे देयर आर सम फोर्सेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका मतलब फ्रेंड्स जो जे बर्जीलियस थे, इनका क्या कहना था कि मतलब कुछ फोर्सेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इन्होंने कहा कि कोई एक फोर्स होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका मेन पॉइंट क्या था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कॉन्ट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। जे बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लेबोरेटरी में जो है फॉर्म नहीं किया जा सकता फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से कभी भी लेबोरेटरी में यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा, जे बर्जीलियस ने। अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर अ वाइटल फोर्स। इन्होंने क्या कहा, इसीलिए तो इनकी थियरी का नाम क्या है, वाइटल फोर्स, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए एक फोर्स चाहिए और वो क्या है, वाइटल फोर्स। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस वाइटल फोर्स। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो वाइटल फोर्स है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इनके इस तीनों पॉइंट को आप याद रखना। और अब यहाँ से हमारा आता है वोहलर सिंथेसिस। अब फ्रेंड्स जो बर्जीलियस ने कहा उनके मतलब बातों को गलत प्रूफ करने के लिए आ गए हमारे वोहलर, और उन्होंने क्या किया, ही वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनेट। और इन्होंने जो है अमोनियम साइनेट बनाया, किससे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पे क्या लिया, सिल्वर साइनाइड लिया, अमोनियम क्लोराइड से यहाँ पे हीट किया उसको। तो क्या हुआ, इसको मिलाने के बाद जब उन्होंने हीट किया तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स क्या बना था, यूरिया बना था, जो कि कैसा था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो फ्रेंड्स इन्होंने मतलब बर्जीलियस की बातों को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने क्या बोला, जितने भी मतलब जीवित प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो वोहलर थे उन्होंने देखिए यहाँ पे कोई भी फोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया। इन्होंने सिंपली जो है यहाँ पे सिल्वर साइनाइड लिया और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड से उसको मतलब मिला के हीट कर दिए
और यहाँ पे जो है हमारा यूरिया फॉर्म हुआ। यूरिया क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे क्या बनता है अमोनियम साइनाइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से उन्होंने मतलब उनकी थियरी को यानी वाइटल फोर्स थियरी को इन्होंने गलत प्रूव किया। तो अब देखिए यहाँ से आता हमारा हाइड्रोकार्बन, तो मैंने आपको बता दिया इसका क्लासिफिकेशन। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सैचुरेटेड क्या है, एल्केन है, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड में क्या क्या पढ़ना हमको, एल्कीन और एल्काइन। तो अब हम यहाँ पे यही देखते हैं कि एल्केन्स क्या है, एल्काइंस क्या है, इन सब के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सबसे पहले आप याद रखना सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड, यानी जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ध्यान से देखना इसको कैसे लिखेंगे इसको फ्रेंड्स, CnH2n। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना है +2, आप यहाँ पे इसके पास में लगाएंगे +2 ऐसे। तो ये होता है हमारे एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो इसको आप याद रखना। और जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, CnH2n। तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये एल्कीन्स होंगे, और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये एल्काइंस होंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। और अब यहाँ पे हम देखते हैं एल्केन के बारे में। तो इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया CnH2n+2। तो अब देखिए एल्केन्स क्या होते हैं, नॉट वेरी एक्टिव, यानी ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या फिर एक्टिव नहीं होते हैं। स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन, यानी ये स्ट्रेट होते हैं या फिर ब्रांच चेन होते हैं। डेंसिटी एंड विस्कोसिटी इंक्रीज एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज, यानी अगर इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो इनकी डेंसिटी और विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी ये उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैक्सी कोटिंग ऑन फ्रूट हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट फ्रूट फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी अगर हम इसकी वैक्सी कोटिंग कर दी जाए मतलब फ्रूट्स पे, तो क्या होगा, वो उसको मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहेंगे लगातार, और हमारे फ्रूट को स्पॉइल्स होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं। दिस वैक्सी कोटिंग इज मेड अप ऑफ सॉलिड एल्केन, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये वैक्सी कोटिंग किससे की जाएगी, सॉलिड एल्केन्स थे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एल्कीन्स क्या हो गया, एल्कीन्स को ही हम क्या बोल देते हैं, एथीन। तो क्या बोल देंगे, एथीन मेक्स फ्रूट राइपन फास्टर एंड कैन लीड टू फूड स्पॉइलेज, यानी जो हमारे एथीन होते हैं, मैंने आपको प्लांट हार्मोन में भी बताया था, ये क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स मतलब फलों को पकाने में यूज होते हैं, राइपनिंग द फूड। तो क्या हो गया, एथीन मेक्स फ्रूट राइपन फास्टर एंड कैन लीड टू फूड स्पॉइलेज, और ये क्या करते हैं, फूड स्पॉइलेज को कॉज करने का काम करते हैं। राइपनिंग बनाना प्रोड्यूस अ गैस, यानी जब बनाना पकता है तो वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एथीन। सो बनाना शुड नॉट बी स्टोर्ड विथ अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसीलिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा बनाना होता है उसको कभी भी किसी अदर फ्रूट्स के साथ या फिर किसी वेजिटेबल के साथ में स्टोर नहीं करना चाहिए, उसके साथ में उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बनाना राइपन होगा तो वहाँ से गैस निकलेगी, कौन सी गैस, एथीन। जब एथीन गैस निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपने आसपास मतलब उसके जितने भी फ्रूट्स रहेंगे उसको भी वो पका देगी या फिर उसको भी स्पॉइल कर देगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी, देख लीजिए एक बार। जो हमारे एल्कीन्स है, एल्काइंस है, एल्केन्स है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, एल्काइंस की, फिर एल्कीन्स की, फिर एल्केन्स की। तो ये सब कुछ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है सैचुरेटेड से, या फिर इस तरह से बोल दीजिए, एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्काइन है, फिर एल्कीन है, फिर यहाँ पे एल्केन्स है। तो इस तरह से इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम अभी मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एल्कीन्स हो गया,
मतलब एल्केन हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये हमको देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो यहाँ देखिए, इज अ सिंपल शॉर्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट जो है मेथड है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। मेन पॉइंट ऑफ BLN यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसका जो है मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, बॉन्ड आर शोन बाय लाइंस, यानी यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको लाइन में दिखाया जाता है, उसको लाइन से शो किया जाता है। लाइंस एंड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, जहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन होगा वो उस पॉइंट पे क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। तो इस तरह से फ्रेंड जहाँ पे लाइन का इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। यहाँ पे हम दिखाते नहीं है कार्बन को, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, यानी हम ऐसा मान लेते हैं अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, लाइन एंड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एज्यूम्ड, यानी यहाँ पे जितने भी, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन इस तरह से लिख देते हैं तो इसकी वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब हम अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, वही मतलब ऐसा मान लिया जाता, वही बोल रहा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एज्यूम्ड, एज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन होंगे और इसकी वैलेंसी जो है वो ऑक्टेन मतलब उसका पूरा हो रहा। सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन को मान लेते हैं ऐसे कि मतलब यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक जो मतलब मान लीजिए कोई सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ कार्बन, इस तरह से यहाँ पे कार्बन है। तो अगर मान लीजिए इसी को मैं इस तरह से भी तो दिखा सकती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इस तरह से दिखा दिए। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ या इस तरह से जोड़ देंगे, ऐसे इस तरह से क्या करेंगे, या को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से जो है प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्रिविलियन और कॉमन नेम, और फिर यहाँ पे आता है IUPAC नेम। तो सबसे पहले देखिए ट्रिवियल नेम क्या है, यानी कॉमन नेम क्या है, दीज वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर प्रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मतलब पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते थे उनको क्या किया जाता है, वो मतलब कहाँ से मिल रहे हैं हमको, हम उनको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका नाम जो है दे दिया जाता था। तो इसी को हम ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम बोल देते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा एस्टिक एसिड है, तो फ्रेंड्स एस्टिक एसिड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम, ये किससे डेराइव है, एसिटम लैटिन वर्ड से जो है ये डेराइव्ड है। इसका मीनिंग यानी एस्टम का मीनिंग क्या होता है, विनेगर, बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, तो इसको हम इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एस्टिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा मेथाइल एल्कोहल आता है, तो मेथिल एल्कोहल कॉल्ड वुड स्पिरिट, इसको हम क्या बोल देते हैं, वुड स्पिरिट। क्यों, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको हम फॉर्म करते हैं, इसलिए जो है इसका नाम क्या देते हैं, मेथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से हमारा फॉर्मिक एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड नेम्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोरुमिकस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोरुमिकस के नाम पे इसका मीनिंग क्या होता है, रेड ऑन्ट। तो फ्रेंड्स ये रेड ऑन्ट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, फॉर्मिक एसिड। जिससे हमसे पूछा भी जाता है अगर हमको चींटी डंक मारती है तो कौन सी एसिड रिलीज करती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे फॉर्मिक एसिड। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए दीज नेम्स डू नॉट हैव एनी सिस्टमैटिक बेसिस। अब यहाँ पे मान लीजिए जब तक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब तक तो ठीक है, मतलब मान लीजिए 10-15 हो गया फिर भी ठीक है। लेकिन इस तरह से मतलब ये तो है नहीं 10-15 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो बहुत सारे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे मतलब उनके सोर्स के हिसाब से उनका नाम याद रखेंगे फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, इनका मतलब कोई सिस्टमेटिक बेस नहीं है इनके नाम को रखने का, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यानी इनको याद रख पाना भी बहुत ही मुश्किल है।
द कॉमन नेम ऑफ ऑल द नोन कंपाउंड, यानी जितने भी मतलब कंपाउंड हम हमारे जानकारी में रहेंगे, मतलब हमको पता रहेंगे, तो क्या उनके नाम को याद रख पाना यहाँ पे बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मतलब विचार किया गया कि इस तरह से तो हम याद रख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आता है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा IUPAC नेम। तो अब देखिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमारे IUPAC का फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखना। हैव गिवन सर्टेन रूल टू सिंथेसाइज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये जो है फ्रेंड्स कुछ रूल्स बनाया है, अपने कुछ रूल्स बनाता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पे इसको डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जनरल रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स जो है कंसिस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक होता है हमारा वर्ड रूट, दूसरा होता है सफिक्स, तीसरा होता है यहाँ पे प्रीफिक्स। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं कि यहाँ पे मतलब वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए, इस तरह से। तो अगर जब ये तीनों रहेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्ड रूट आ जाएगा, ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मतलब अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड रूट है क्या। तो देखिए गिव नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन चेन, यानी हमारा जो चेन होगा कार्बन का इस तरह से, तो उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं उनकी नंबर को उनके नंबर को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वर्ड रूट। तो ये वर्ड रूट क्या बोलते हैं हम, जैसे मान लीजिए जब भी हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे कार्बन की नंबर कितनी होगी 1, यानी हमारा कार्बन यहाँ पे कितना है 1, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं रूट वर्ड में, मेथ। इसको क्या बोल देते हैं, मेथ। मान लीजिए कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है 2, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, एथ। इसी तरह से कार्बन 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, और यहाँ पे 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हमारा कार्बन नंबर कितना होगा 8 होगा तो ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 9 होगा तो नॉन, नंबर ऑफ कार्बन 10 होगा तो डेक। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये है हमारा वर्ड रूट, जो कि हमको क्या दिखाता है, कार्बन के नंबर को दिखाता है। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, तो हम क्या यहाँ पे रखेंगे प्रोप। तो अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया ना, देखिए 3 कार्बन जब रहेंगे तो क्या होगा प्रोप। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया प्रोप। और यहाँ पे मतलब इसके वैलेंसी को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए, तो क्या नाम दे देते हैं प्रोपेन, इस तरह से। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी आपको ये बताया गिव नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन चेन, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इसको ये हम बोलते हैं, अगर 1 होगा तो मैथ, 2 होगा तो ये, इस तरह से इसको आप याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो उसका ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट चेन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है पेरेंट चेन क्या है। तो देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी जब भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा एक कंपाउंड है इस तरह से, और यहाँ से जो है ये कोई ग्रुप लगा है, और यहाँ से CH3 ऐसे है, तो यहाँ पे हम मतलब सबसे लंबा देखते हैं कि कौन सा, मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन वो होता है जहाँ पे कार्बन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर आती है। तो देखिए जैसे ये हमारा कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 4 ही कार्बन है, लेकिन अगर हम यहाँ जाएंगे 4 5, तो यहाँ 5 कार्बन है, तो हम इसको पेरेंट चेन मानेंगे। यानी जहाँ पे कार्बन की नंबर सबसे ज़्यादा होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, पेरेंट चेन। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम
containing maximum possible functional group and multiple bond present in molecule। अब देखिए यहाँ पे आता है सफिक्स। सफिक्स क्या है हमारा? सफिक्स में भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, मतलब इसके भी 2 टाइप्स देखने को मिल सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, दैट मीन्स सिंगल या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यानी हमारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स यानी हमारे सैचुरेशन अनसैचुरेशन को बताने के लिए यहाँ पे आता हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो ध्यान रखना हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमको? सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है? एन होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई सा कार्बन एटम है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या है, देखिए एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं? डाई इन। क्या बोल देते हैं? डाई इन। तो ध्यान देना, ये तो मतलब हमारा क्या है? इन है। लेकिन अगर डबल बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं? डाई इन। इसी तरह से अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे मतलब 1 से 2 बार आ गया तो उसको क्या नाम दे देंगे? डाई आइन। क्या नाम दे देंगे? डाई आइन। अगर यहाँ पे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार से ज़्यादा भी आ जाए, मतलब कोई खूब बड़ा सा खूब लंबी सी चेन होगी, तो वहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा बार आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे अगर वो 3 मतलब 3 टाइम्स के है, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक हमारा कार्बन एटम है, ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो इसका क्या नाम दे देंगे? इसको हम बोल देंगे ट्राई आइन। क्या बोल देंगे? ट्राई आइन। तो इस तरह से आप वो मतलब एक बार है तो ठीक है, इन है या फिर आइन है, डबल बार हो जाएगा तो डाई इन डाई आइन, मतलब ट्रिपल बार हो जाएगा तो ट्राई इन ट्राई आइन। इस तरह से हम यहाँ पे उसका नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सेकेंडरी सफिक्स represent nature of principal fundamental group in organic compound and is attached to primary suffix while writing IUPAC name। यानी जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स ये अटैच्ड होते हैं प्राइमरी सफिक्स से। ये किससे अटैच होते हैं? प्राइमरी सफिक्स से। तो क्या हो गया? रिप्रेजेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज अटैच्ड टू प्राइमरी सफिक्स। ये किससे अटैच होते हैं? प्राइमरी सफिक्स से। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड। तो और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्कोहल को हम OH से दिखाते हैं, एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं, कीटोन को CO से दिखाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOS से दिखाते हैं, और हैलाइड में आ जाता हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब। तो जब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको सफिक्स या प्रीफिक्स रूप में यूज करेंगे तो हम इनका नाम क्या दे देंगे? अगर एल्कोहल है तो ऑल, और अगर एल्डिहाइड है तो अल, और अगर यहाँ पे कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और अगर यहाँ पे हैलाइड में से कोई है तो क्या नाम दे देंगे? अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरह से इसका हम नेम यहाँ पे दे देते हैं। तो अभी इसको हम देखेंगे, बस आप एक बार इसको देखते चलिए, मतलब कौन क्या है, उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन लिख रहे हैं तो यहाँ पे ई आया। अब यहाँ पे मान लीजिए आप ऑल जोड़ेंगे, यहाँ पे ऑल जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मतलब OH ग्रुप आएगा तो आप ऑल जोड़ेंगे, तो जब इसको आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यानी यहाँ कहने का ये मतलब है जो यहाँ लास्ट में ई आता है इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ई को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज यूजुअली रिमूव्ड बिफोर अटैचिंग द सेकेंडरी सफिक्स। यानी जब सेकेंडरी सफिक्स हमारे, जैसे देखिए हमने क्या लिखा? प्रोएन, एन हमारा क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन बताता है। तो यहाँ पे एन है, एन क्या बताता है? सैचुरेशन। तो यहाँ पे एन है और इसी से हमारा जुड़ता है क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में अभी हमने देखा यहाँ पे मतलब
ऑल हो सकता है, अल हो सकता है, ओन हो सकता है, ओइक एसिड हो सकता है। तो इस तरह से, तो जब यहाँ पे ऑल जुड़ेगा हमारे प्राइमरी सफिक्स से तो ये ई जो है यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिए एल्केन प्लस ऑल इक्वल टू एल्केनॉल, एल्केनॉल, तो वहां से ई जो है उड़ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया, अगर मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ये सब। अब यहाँ पे आता है प्रीफिक्स। क्या आता है फ्रेंड्स? प्रीफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स में क्या होता है, द एल्किल ग्रुप ऑन एंड हैलोजन आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन। यानी जो हमारे एल्किल ग्रुप्स होते हैं, एल्किल ग्रुप्स कौन से होते हैं? CH3 ये वाले। मतलब यहाँ पे जैसे ये हो गया मेथिल, अगर यहाँ पे C2H5 कर देंगे तो एथिल, मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एल्किल। क्या बोल देते हैं? एल्किल ग्रुप। एंड हैलोजन, हैलोजन में हमारा क्या क्या आता है यहाँ पे? मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या होते हैं? हैलोजन। और रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन, इनको हम क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर साइड चेन, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। देयर प्रेजेंस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग सुटेबल प्रीफिक्स। मतलब इनके प्रेजेंस को हम किससे दिखाते हैं? राइटिंग सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर रूट वर्ड, यानी हम रूट वर्ड से पहले इनको लिखते हैं, रूट वर्ड से पहले लिखते हैं। इसको आप ध्यान देना, अभी हम इसको देखते हैं कैसे। तो देखिए पेरेंट एल्केन और यहाँ पे एल्किल ग्रुप, देखिए अगर हमारा यहाँ पे CH4 है, CH4 यानी मेथेन है, और इसका एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? CH3, तो इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? मेथिल। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखिए CH3 यानी C2H6 हो गया, यानी इथेन हो गया, तो इसका कैसे हो जाएगा? CH3CH2 यानी क्या हो गया यहाँ पे? एथिल। यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेथेन है यहाँ पे CH4 है, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये मेथिल ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह से जब हमारा C2H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम कम करेंगे तो CH3CH2 बन जाएगा, यानी एथिल। तो एक हाइड्रोजन जब कम करेंगे तो वो एथिल में चेंज हो जाएगा, जो हमारा एन कंपाउंड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोजन में आता है हमारा फ्लोरो और ब्रोमो। तो फ्रेंड्स इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मतलब ये हमारा फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, लेकिन जब हम इसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो हमारा फ्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो, और ब्रोमीन को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और यहाँ पे फ्रेंड्स NO2 जो होगा उसको नाइट्रो लिखेंगे। CH3O इस तरह से अगर आपको दिखता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ईथर, जिसको हम मेथॉक्सी बोल देते हैं। और CH3CH2O ये भी ईथर है हमारा, इसको क्या बोल देते हैं? एथॉक्सी। अब देखिए यहां से आता है, हमने क्या क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा, हमने देखा यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स वर्ड रूट हमारा आता है बीच में। मैंने अभी ये आपको नहीं बताया, ये खैर हमको यहाँ पे पढ़ना भी नहीं होता, पर मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए वर्ड रूट होगा बीच में, वर्ड रूट के इस साइड मतलब क्या बोल सकते हैं? राइट साइड क्या होगा यहाँ पे? प्राइमरी सफिक्स, देन यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के लेफ्ट साइड में सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर इसके इस साइड मतलब इसके और राइट यहाँ क्या इसके और लेफ्ट में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर जो है ध्यान में लाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं इसमें हम किस कंपाउंड को लेते हैं? जो कि साइक्लो होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो वो जो हमारा साइक्लो वाला होता है उसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स में रखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे हमारा मेथिल ग्रुप हो गया या फिर हैलोजन ग्रुप हो गया, ये सब हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये प्रीफिक्स होते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आ जाता है? प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे दिखाता है सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन, जहाँ पे हम मतलब एन, इन, आइन ये सब देखते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पे क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप मतलब होता क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विच लार्जली डिसाइड इट्स फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप वो होता है मतलब जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? उसके फिजिकल और केमिकल नेचर को डिसाइड करता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, तो वहां पे आप देखेंगे किस तरह से मतलब जब अलग अलग
फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो किस तरह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। One or more hydrogen atom in a hydrocarbon chain can be replaced by these element functional group atom replacing hydrogen called heteroatom। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सा एक क्या था, कंपाउंड था, क्या है ये हमारा CH3 यानी C2H6 था, हमारा क्या था, एथेन था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक H निगेटिव को हटा देते हैं और यहाँ पे लाके हम क्या ऐड कर देते हैं, OH यानी एल्कोहल ग्रुप लाके यहाँ पे अटैच करते हैं। तो फिर यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, CH3 CH2 और OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, OH, और ये हमारा यहाँ से जो है निकल लिया। तो अब क्या बना यहाँ पे, CH3 CH2 OH, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एथेनॉल। तो फिर यहाँ पे जो हमारा OH है वो क्या है, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम यहाँ पे हेटेरोएटम भी बोल देते हैं। तो अब यहाँ से आता है ब्रांचिंग इन हाइड्रोकार्बन, यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है इसमें जो ब्रांचिंग होती है। तो देखिए एक तो हमारा स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग हो सकती है, एक यहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है, मतलब एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एक होता है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हेन कंटेन स्ट्रेट कार्बन चेन, यानी जिसे हम बोलते हैं मेथेन, मेथेन क्या है ये, एथेन क्या है, ये है हमारा एथेन। प्रोपेन क्या है, जैसे इस तरह से। तो जब हमारे कार्बन इस तरह से फ्रेंड्स जुड़ते जाते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कैसा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, मतलब एक ही लाइन में इस तरह से कार्बन जो है जुड़ते चले जाएंगे, ये है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लेकिन अब मान लीजिए कंपाउंड विच आर ब्रांच, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में देखिए जब फ्रेंड्स यहाँ पे इसको एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। लेकिन अगर हम इसको ब्रांच्ड कर देते हैं, जैसे हम CH3 को लाके यहाँ रख देते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम ब्रांच्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन में भी होता है, इसको हम मतलब सीधे भी इस तरह से लिख सकते हैं और या फिर इसको ब्रांच्ड भी कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरह से ब्रांच कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नियोपेंटेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही देखना हमको, जो हमारे हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया, हेटेरोएटम में हमारा क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन ये सब आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन का हेलो बोल देते हैं, यानी क्लोरो या ब्रोमो, और इस तरह से इसको दिखाते हैं। ऑक्सीजन है अगर तो यहाँ पे एल्कोहल जैसे OH, एल्डिहाइड का हमारा ये होता है सिंबल CHO, कीटोन का होता है CO, यहाँ पे RR। फिर आता हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे है जो है R मीन्स एल्किल ग्रुप, RCOOH। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार ये जो टेबल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए और इसको देखिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होगा। कैसे, सेकेंडरी सफिक्स की तरह, यानी उसको हम लास्ट में बिल्कुल रखेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना प्रोपेन ऑल, ऑल OL ऑल, यानी OH ग्रुप है तो ऑल को हम लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे हमारा हेलो ग्रुप जैसे हमारा क्लोरीन ब्रोमीन ये सब होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देखेंगे जब हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या आता है वहां पे, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोमेथेन, मतलब ब्रोमोपेंटेन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमो मतलब ब्रोमो क्लोरो आयोडो पहले आ रहा तो किस तरह से यूज हो रहा, प्रीफिक्स की तरह। उसी तरह से यहाँ पे हमारा NH2 या फिर NO2 भी होता है, जैसे एमिनो या फिर नाइट्रो, ये भी फ्रेंड जो है ये प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। तो इस एक्सेप्शन को आप याद रखना, और ये हमारे NCERT का टेबल है। तो देखना अगर यहाँ पे मतलब इसमें से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ये लास्ट में लगेगा, यानी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। लेकिन अगर हेलो ग्रुप आता है या फिर NH2 NO2 आता है तो ये पहले लगेगा प्रीफिक्स के रूप में।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है, मान लीजिए एक जो है प्रीफिक्स यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो है, तो ये कोई सा एक कंपाउंड है, ये है हमारा क्लोरो। तो वहाँ यहाँ पे 1 2 3 कितने कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो क्या हो गया क्लोरो, यानी क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को हमने क्या बोला, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। फिर यहाँ पे आता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे OH लग गया ऑल, तो ये किस तरह से यूज होता है, सफिक्स की तरह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन ऑल। दोनों में देखो कितना अंतर है, ये है प्रोपेन ऑल, ये है ब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपेन बाद में आ रहा है, इसमें प्रोपेन पहले आ रहा है, OL बाद में। यानी जो हमारा OL है, यानी जो OH ग्रुप है, इसका जो सफिक्स, ये मतलब सफिक्स की तरह यूज होता है, लेकिन जो हमारा क्लोरो ब्रोमो ये सब है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो उस एक्सेप्शन को भूलना मत, याद रखना। अब यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप आ गया, CHO, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे CO ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ग्रुप तो आपको दिख रहा ना, जैसे ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया ये सब। तो हमारा जो फ्रेंड्स अल होता, अल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, उसको हम CHO से दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा ओन ग्रुप होता है उसको हम CO से दिखाते हैं, इस तरह से। और अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप आता है यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है COOH। अगर ये हमारा ग्रुप आता है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे प्रोपेनओइक एसिड। क्या हो जाएगा प्रोपेनओइक एसिड। अगर CHO है तो अल, अगर CO है तो ओन, COOH है तो ओइक एसिड। अगर यहाँ पे OH था तो क्या क्या था यहाँ पे ऑल। तो इसको आप याद रखना किसके लास्ट में क्या लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले वर्ड रूट को रखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, और इधर जो है इनफिक्स या प्रीफिक्स, यानी इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स और इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या है, इन एडिशन टू स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कार्बन एटम ऑफ सम कंपाउंड कैन बी अरेंज इन रिंग। यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा, कुछ कार्बन होते हैं ये इस तरह से मतलब सीधे स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, कुछ जो होते हैं यहाँ पे ब्रांच हो जाते हैं ऐसे इस तरह से। तो वही बोला रहा, मतलब इसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब हमारे जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो किसी मतलब रिंग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो जब ये रिंग फॉर्म में पाए जाएंगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं साइक्लिक कंपाउंड। जैसे इस तरह से हम बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन, ये तो ये सब हमारे क्या होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए 10 कंपाउंड ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। यानी जब हमारा कार्बन जो है रिंग फॉर्म में अरेंज रहेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे कार्बन कंपाउंड। तो एक होता है हमारा एलिफेटिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो फ्रेंड देखिए एलिफेटिक, एरोमेटिक, कार्बन रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम एंड रिजेंबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। जैसे हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप इस तरह से इसको लिखते हैं C3H6, तो ये क्या है, यह है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। और अगर इस तरह से इसको दिखा देते हैं, यानी इसको थोड़ा मतलब बना के दिखा देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यहाँ से मतलब CH2 ये सब गायब कर दीजिए, ऐसे दिखाइए। तो मैंने आपको बताया था ना बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो यही है, इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए एलिफेटिक एरोमेटिक में अंतर क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है बेंजीन, क्या होता है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन को हम इस तरह से मतलब बेंजीन हमारा क्या होता है 6 मेंबर्ड रिंग होता है। तो ये तो हम देख लिए। अब देखिए मतलब एरोमेटिक क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव व्हिच कंटेन बेंजीन रिंग और 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। यानी जब यहाँ पे मतलब जो हमारा बेंजीन रिंग है, अगर उसी में हम यहाँ पे सिंगल या डबल बॉन्ड दिखा देते तो हमारा क्या हो जाएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड। जब तक यहाँ पे कोई भी बॉन्ड लाइन हम नहीं दिखा रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा एलिफेटिक, क्या होगा एलिफेटिक। लेकिन जब भी हम यहाँ से ऐसे बॉन्ड मतलब दिखा देंगे ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक।
तो देखिए फ्रेंड्स, आइसोमेरिज्म तो हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी जब मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसी को हम आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, यानी समावयवता। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेप फॉर राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो IUPAC नेम जब लिखते हैं तो यहाँ पे मतलब उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, यानी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड, इफ कार्बन चेन अनसेचुरेटेड देन फाइनल एन, अगर मतलब वहां पे केवल सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम फाइनली वहां पे एन लगाते हैं। इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और आइन, और अगर यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इन या आइन लगाएंगे। और यहाँ पे द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन बाय द लोएस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, दैट मीन्स 1 2 3 4। अभी हम इसको देखते हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ये सब क्या है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंडिकेटेड बाय इधर प्रीफिक्स और बाय अ सफिक्स, यानी यहाँ पे या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा। और यहाँ पे प्रोपेन ई, यानी अभी मैंने आपको बताया था, अगर ई इस तरह से आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ई जो है हट जाएगा, प्रोपेन इस तरह से वो फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन मतलब कार्बन की चेन पहचानते हैं, जो कि सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन नंबर आए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से जो है नेमिंग करती, तो क्या हो जाता, ये तो केवल 3 कार्बन हो गया, यानी ये नहीं सही है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से हम करते हैं तो 6 आ रहा। लेकिन अब देखिए अभी भी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम इस तरह से इस वाले लाइन को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो क्या है, यहाँ पे हमको 7 कार्बन मिल रहे हैं, यानी सबसे बड़ा जहाँ पे मतलब जहाँ पे कार्बन जो है कार्बन से जुड़ता हुआ ऐसे जाए, सबसे ज्यादा जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे पेरेंट चेन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। और यहाँ से जो इस तरह से ये लगे रहेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, मेथिल है। तो मेथिल क्या है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब जैसे मान लीजिए ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था जिसको हम CH3 लिख रहे हैं, उसको मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स से दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, एक्स से। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 कार्बन है, और ये मतलब यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेमिंग हम किधर से करें, नेमिंग हमको किधर से करनी है, मतलब 1 2 3 4 5, या फिर इधर से 1 2 3 4 5। तो फिर हम ये देखते हैं मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें जो हमारा मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना जरूरी है। मतलब हम उसी कार्बन मतलब हम उधर से ही नेमिंग, उधर से ही काउंटिंग करेंगे, कार्बन को उधर से ही मतलब हम उसको नेमिंग करेंगे जिधर से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को क्या होगा, यहाँ पे कम नंबर मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2, यानी 2 पे ही यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यानी ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ये मतलब ये तरीका हो जाएगा हमारा सही। अब देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन इन द पेरेंट चेन व्हिच गिव्स द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स इज प्रिफर्ड फॉर मीनिंग। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, कंपाउंड है, और ये एक कंपाउंड है, दोनों क्या है, सेम सेम है। लेकिन हमको कंफ्यूजन यहाँ पे है कि हम इसकी नेमिंग, इसकी नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 इधर से करें, या फिर 1 2 3 4 5 6 इधर से करें, मतलब हम किधर से करें, हम ये कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सेट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मेथिल ग्रुप है वो कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे, यहाँ कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे, यहाँ कहाँ पे, फिफ्थ नंबर, यानी 2 3 5 नंबर पे। अब अगर इधर से नेमिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 पे है,
फिर फोर्थ पे है, फिर फिफ्थ पे है। तो देखिए यहाँ पे मतलब 3 छोटा है कि 4, 4 जो है बड़ा है, 3 छोटा है, यानी 2 2 3 5 क्या है, छोटा है, 2 4 5 क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको हम नहीं लेंगे, जिधर से छोटा नंबर आएगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स आएगा, वो हमारा नंबरिंग यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ये तरीका हमारा हो जाएगा सही। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको देखना है, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है, मेथिल है, यहाँ पे क्या है, एथिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट लोअर नंबर। तो यहाँ पे फिर से हमको कंफ्यूजन होगा कि मेथिल एथिल दोनों जगह है। अब हम नंबरिंग इधर से करें या फिर नंबरिंग इधर से करें, फिर से वही कंफ्यूजन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जो है फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कर रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इधर से आप देखेंगे तो मेथिल किस नंबर पे आ रहा, 3rd नंबर पे, और एथिल कहाँ पे आ रहा, 5th नंबर पे यहाँ। तो ये हो गया हमारा। और इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेथिल कहाँ पे है, 5th नंबर पे, एथिल कहाँ पे है, 3rd नंबर पे। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले यम आता है या फिर ई आता है। तो फ्रेंड्स जब आप देखेंगे तो हमारा ई जो है वो 5th नंबर पे आता है, यम आता है हमारा 13 नंबर पे, यानी हमारा ई पहले आता है, यम बाद में आता है। तो जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब पहले है उसको कम नंबर देना होगा, जो बाद में है उसको ज्यादा नंबर। तो क्या हो गया, मतलब यहाँ देखिए ये यम है, इसको कम नंबर मिल रहा, ई है मतलब ई कम है तो उसको ज्यादा नंबर मिल रहा, ये ज्यादा है इसको कम नंबर मिल रहा। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, यानी ये तरीका सही नहीं है। हम इस तरह से करेंगे, जब हमारे छोटे को छोटा मिले, बड़े को बड़ा मिले, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी नेमिंग कैसी हो जाएगी, 3 एथिल। तो एथिल कहाँ है, 3rd नंबर पे, 3 एथिल 5 मेथिल, क्या है, 3 एथिल 5 मेथिल, और यहाँ पे 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या हो जाएगा, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। तो यही जो है यहाँ पे हम आईपीसी नेम में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है रेफरेंस ऑर्डर। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स भी होगा, तो हम वहाँ पे मतलब कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, मतलब कब क्या लिखना है। सबसे पहले पता चला हम प्रोपेन लिख के उसके बाद मेथिल एथिल लिख रहे हैं, तो ऐसा कब कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो इस ऑर्डर को जो है हमको फॉलो यहाँ पे करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, यानी ऑल द मेंबर ऑफ ए सीरीज, यानी एक कोई सीरीज है उसमें जितने भी मेंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सेम जनरल फार्मूला से। जैसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि जो है यहाँ पे हमारा एल्कोहल फैमिली, एल्कोहल फैमिली हो गया, तो कैसे हम इसको लिखते हैं, C2H5OH, इस तरह से हम लिखते हैं। या फिर इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे CH3OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। अब इस तरह से अगर यहाँ पे C3H7OH हो जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये 8 होगा, 2 2 4 5 नहीं, ये 7 होगा, तो क्या होगा C3H7OH, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये सब मतलब सब ये क्या है, ये एक सेम फैमिली है, तो इसका जनरल फार्मूला यानी हम CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से CnH2n+1। तो अगर आप इसी फार्मूला में रखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, C1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे 2n+1, 2n+1 क्या हो जाएगा, 1 2 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 कैसे आएगा, जैसे n के स्थान पे रखिए 2 रखेंगे तो C2H 2n+1 यानी 2 2 4 + 1 यानी यहाँ 5, और OH सही है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे जो मतलब ऑल द मेंबर ऑफ अ सीरीज, अगर जब हम उसको सेम फैमिली जो होती है उसको हम क्या मतलब उसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल के लिए CnH2n+1OH, ये हमारा जो है
एल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल है उसको हम इसमें रख सकते हैं और उसका एक जनरल फार्मूला इस तरह से हो जाएगा हमारे एल्कोहल फैमिली की। वेर एन कैन हैव वैल्यू 1 2 3, यानी यहाँ जो एन है इसकी कोई से वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आता है द टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इन दियर मॉलिक्यूल फार्मूली। अब जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया CH3OH, ये हो गया C2H5OH, C3H7OH। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 ग्रुप का यहाँ पे डिफरेंस पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक C की कमी है, यहाँ पे दो जो है H की कमी है, यानी यहाँ पे CH2 का गैप है। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यानी एक कार्बन की मिसिंग है, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 7, यानी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आपको हर बार CH2 का डिफरेंस मिलेगा। क्या होगा, आपको हर बार यहाँ पे CH2 का डिफरेंस मिलेगा। तो वही बोला जा रहा है टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इन अ सीरीज डिफर 14 AMU फ्रॉम इट्स नेबर, यानी जो हमारा होमोलोगस सीरीज है उसमें जो मतलब उनका जो यहाँ पे AMU है, एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, वो 14 AMU होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑल मेंबर पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे जितने भी एक फैमिली के मेंबर होंगे उनको एक मतलब उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, OH फैमिली, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल है तो भी लास्ट में OH, एथिल एल्कोहल है तो भी लास्ट में OH, प्रोपिल एल्कोहल है तो भी लास्ट में OH, हर बार क्या है लास्ट में OH है, यानी फंक्शनल ग्रुप हर बार क्या है यहाँ पे सेम है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑल मेंबर, अच्छा हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सीरीज सिमिलर, फर्स्ट मेंबर में डिफरेंट, यानी यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उन सबका यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे आता है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी यहाँ पे जो भी मतलब मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल ये है, तो यहाँ पे मतलब इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये सब क्या होगा, सेम होगा सबका, क्योंकि वो क्या है, वो सेम फैमिली से है। ऑल मेंबर कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड, और उन सबको हम एक सिमिलर मेथड से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है हम यहीं तक करते हैं, और जब हमारा नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे मतलब सोप एंड डिटर्जेंट भी पढ़ना हमको, उसको जब हम पढ़ लेंगे फिर हमारा केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीटली वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे बायो में एक दो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल लगा लेंगे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, एग्जाम के लिए फोड़ के आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।